हाँ जी गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। निशात, लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा हमने? सर ट्रायल बैलेंस ट्रायल कंप्लीट बैलेंस किया था। तो कर ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, कुछ बचा नहीं है अब उसमें। सर बस हाँ, एक एक क्वेश्चन चैप्टर, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ है ट्रायल बैलेंस में, उसको अभी नहीं कर सकते, वो बाद में करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस क्लियर है बेटा सबको? किसी को कोई डाउट ट्रायल बैलेंस में तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर किसी को कोई डाउट है ट्रायल बैलेंस को लेके। नहीं है? सबको क्लियर है बेटा? ओके। एक चीज पहले मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगा, किसी के स्कूल में अब डिस्कशन हुआ? पहले तो आप लोग मना कर रहे थे टर्म वन टर्म टू को लेकर के कोई डिस्कशंस नहीं है। अभी कोई डिस्कशन हुआ किसी के स्कूल में? रेज योर हैंड अगर किसी के स्कूल में डिस्कशन हुआ है कि हाँ टर्म वन में क्या होना है, टर्म टू में क्या होना है, हम आपके पेपर कैसे लेने वाले हैं। हाँ जी तनीषा बेटा, क्या डिस्कशन हुआ आपके में? सर टीचर ने कहा कि बस टर्म वन और टर्म टू दो सिलेबस होंगे। अब तुम्हारे दो बार एग्जाम, पहला एमसीक्यू, दूसरा सब्जेक्टिव। हाँ। तो अभी अब ऑनलाइन होगा कि स्कूल में जाके होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। ओके। ओके ठीक है। और कोई और किसी के स्कूल में कुछ डिस्कशन हुआ? स्निग्धा बताओ। सर ऐसा कोई प्रॉपर डिस्कशन नहीं हुआ, पर हम्म। हमारे स्कूल ने पहले से सोच के रखा था कि इस साल जो जैसे हमारे मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ उसके लिए उसमें से अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में 80 हम्म। मार्क्स के पेपर की बजाय 55 मार्क्स के सब्जेक्टिव पेपर देंगे, एंड बाकी के 25 मार्क्स का रिसर्च स्टडी मिलेगा हर सब्जेक्ट का। ओके। तो अभी जो ये सीबीएसई आया है उसके बाद से हमने बोला है कि हम थोड़ा और वेट करेंगे सीबीएसई पर और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए। हाँ हाँ। तो और सैम्पल पेपर रिलीज करने के लिए 12th का, उसके बाद स्कूल वापस से सोचेगा कि सीबीएसई वाला करना है एमसीक्यू, या जैसे स्कूल ने ओके सोच रखा है ग्रेट, पर वैसे। एटलीस्ट डिस्कशन हुआ है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो और कोई और किसी के स्कूल में डिस्कशंस नहीं हुआ इन चीजों के ऊपर? निशा, ईशा, आप लोगों के स्कूल में कोई डिस्कशन कुछ नहीं हुआ इस चीज को? तो आप लोगों ने भी नहीं पूछा? पूछो तो सही, फिर तभी तो डिस्कशन होगा। अगर अगर आपके टीचर ने नहीं बताया तो एक बार आप तो पूछो कुछ। देखो, एक दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्कशन हुआ है लेकिन उन्होंने पॉजिटिव बोला कि हाँ हम भी यही फॉलो करेंगे, दूसरा होता है नेगेटिव बोला नहीं हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, और तीसरा होता है जैसे अभी स्निग्धा ने बताया कि हम सोच रहे हैं, अभी फाइनल नहीं है क्या होगा। तो आइदर ऑफ द थ्री थिंग शुड हैपन। ठीक है, तो आप लोग पूछो एक बार बेटा अपने स्कूल में जो भी आपकी टीचर है अकाउंट्स की, उनसे पूछो एक बार कि मैम इसके बारे में जो ऐसे ऐसे आया हुआ था, इसके बारे में क्या है, मतलब हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे पेपर कैसे होंगे, एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए बेटा। देखो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो तो हम फिर भी सीखेंगे, उस पर फर्क नहीं आने वाला है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही सीखेंगे जैसे सीख रहे हैं। लेकिन फर्क कहाँ आएगा मैं समझा देता हूँ। अगर आपका पहला टर्म वन और टर्म टू करके पेपर होगा, और टर्म वन जैसे सीबीएसई ने बोला है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो फिर हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्चुअल तो पहले हमें सीखना ही है, ऐसा नहीं है सीधा एमसीक्यू पे टूट पड़ेंगे, नहीं, कॉन्सेप्ट तो पहले ऐसे ही सीखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस ऐसे ही करनी पड़ेगी, जो प्रॉपर क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं बुक से, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर एमसीक्यू अगर आएंगे आपके फर्स्ट टर्म में, तो फिर हमें एमसीक्यू की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी इसके अलावा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये चीज थोड़ा सा एक बार अपनी टीचर से जितना जल्दी क्लियर कर लो उतना अच्छा है। देखो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर मैं भी उनकी जगह होता तो प्रोबेबली अभी कुछ फाइनल नहीं करते, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इनिशियली ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ था कि सिर्फ जो सीबीएसई है वो 10th और 12th के बारे में ही बताएगी कि टर्म वन टर्म टू जो ये बात चल रही थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने निकाला सिलेबस तो उन्होंने 11th को भी बीच में डाल दिया, कि 11th में भी उन्होंने टर्म वन टर्म टू करके बोल दिया। तो नाउ वेदर एवरी स्कूल हैज टू मैंडेटरीली फॉलो दैट और इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, क्योंकि अल्टीमेटली 11th में तो पेपर स्कूल वाले लेते थे, है ना? तो क्या ये मैंडेटरी है, क्या ये रिकमेंडेटरी है, ये क्लैरिफिकेशन अभी सीबीएसई से आनी है। प्लस क्या सीबीएसई इसमें पेपर लेगा क्या 11th में भी? ऐसा लगता नहीं है हमें बिल्कुल भी कि सीबीएसई लेगा, इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन जो उन्होंने दिया है कि ऐसे टर्म वन टर्म टू करके ले लो ताकि आपका भी इजी हो जाए। बट अगेन देर इज नो क्लैरिटी ऑन दिस। प्लस जैसे तनीषा ने एक चीज और बोली, क्या ऑनलाइन होगा क्या ऑफलाइन होगा, इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वैसे हर कोई ऑफलाइन ही प्रेफर करेगा पेपर लेना, चाहे वो हम 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास की बात करें। ठीक है, स्कूल्स भी ऑफलाइन लेना प्रेफर करेंगे। तो
पहला प्रेफरेंस हमेशा ऑफलाइन को दिया जाएगा, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होगी कोविड को माइंड में रखते हुए कि स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं और आप ऑफलाइन नहीं दे पा रहे हो, तभी पेपर ऑनलाइन होगा। अदरवाइज मैं ये चीज आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज साफ साफ 12th के लिए साफ कर रखा है सीबीएसई ने कि पहला प्रेफरेंस हमेशा हमें हमारा ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, तो आपके लिए भी 11th के लिए भी पहला प्रेफरेंस हमेशा ये ध्यान रखना ऑफलाइन ही होगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑफलाइन एग्जाम्स। अगर सिचुएशन नहीं होगी ऑफलाइन के लिए तभी ऑनलाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर गाइस? तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करो, पूछो एक बार टीचर से, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया मिले। अपने अपने टीचर से एक बार डिस्कस करो, चाहे क्लास में नहीं कर सकते अलग से करो, पूछ के देखो क्या बताती है टीचर, है ना। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोगों ने बेटा ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर भी कर लिया है। तो प्रैक्टिकल चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों कर लिए हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर्स की बात करें तो शुरू के चैप्टर्स हमने 2 किए थे। अब मैं चाहूंगा कि हम थोड़े शुरू के थ्योरेटिकल चैप्टर पे वापस आ जाएं और थोड़ा सा वो थ्योरी वाले पोर्शन कवर अप कर लें। क्योंकि सारे थ्योरी एक साथ करते रह रहे थे, बोर हो रहे थे, तो इसलिए मैंने शुरू में 2 कराए थे। अब थोड़ा सा वापस से मिक्स कर लेते हैं, काफी प्रैक्टिकल कर लिया है और थ्योरी चीजें थोड़ी और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को शुरू करा रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, उसके साथ, विच इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो वैसे तो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, दिस इज योर लास्ट ईयर्स पीडीएफ। इस साल का पीडीएफ नहीं है, ये पिछले साल का पीडीएफ है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हुए चलो। लेकिन इसके बाद आप गो थ्रू करना अपने खुद की बुक में, अगर कुछ उसमें डिफरेंट हो या कोई कम या ज्यादा हो तो वैसा डिस्कस कर लेना, अलग से मैं बता दूंगा। 99.9% ये आपका सेम ही होगा, जो आपका लास्ट ईयर था वही सेम है। इसमें कुछ कोर्स में या किसी भी चीज में कुछ प्लस माइनस नहीं है। बट जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एक एक चीज तो हमने ऑब्जर्व करी थी, जो चैप्टर था आपका यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिससे पहले वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर उन्होंने यूजर्स में चेंज कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि एक इंटरनल यूजर को उठा करके एक्सटर्नल यूजर में डाल दिया है ना। मैंने सब बताया था आपको ये वाली बात। तो वो थोड़ा सा चेंज था। आई डोंट थिंक कि इस चैप्टर में कोई चेंज है, बट स्टिल एक बार जब आप गो थ्रू करोगे तब हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें कोई चेंज है या नहीं है। ठीक है, तो आपको वो सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन विजिबल है सबके पास? ओके, तो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटा? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, कॉमा साथ में और क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो 3 चीजें समझने वाले इफेक्टिवली हम इसमें। पहले कुछ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग को लेकर के, वो समझेंगे। फिर एक चीज सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, और फिर सीखेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। तो 3 टॉपिक्स हैं एक तरह से इसमें जो अपने को डिस्कस करने हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम कहां से? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जस्ट अ सेकेंड, निशा तो दोबारा से लॉगिन कर रही है क्या बेटा? नहीं सर, वो अब मैंने री लॉगिन कर दी थी, लेकिन ठीक, हाँ जी देखो। तो गाइज सबसे पहली चीज अपने को यहाँ पे समझनी है, ये गैप क्या होता है? गैप, GAAP, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ग्रीन में हाईलाइटेड है। गैप क्या होता है? गैप की फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, फुल फॉर्म तो समझ में आ गई, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बेटा फुल फॉर्म वगैरह भी पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस में इस तरह के भी ये सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? ये है क्या चीज भाई? ये क्या बला आ गई? नहीं, हाँ तो जरा ये समझते हैं। देखो, ये जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो किया, डबल एंट्री सिस्टम है ना। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर चीज के 2 इफेक्ट होते हैं। फिर हमने सीखा कैसे जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है। तो इसकी शुरुआत कहीं से तो हुई होगी। शुरुआत कैसे हुई होगी सोचो। अगर मैं थोड़ा सा कुछ साल पीछे चलूं तो आपने अगर सुना हो अपने मम्मी पापा से कि अकाउंटेंट को पहले क्या बुलाते थे? अब तो अकाउंटेंट बुलाते हैं, पहले क्या बुलाते थे? किसी ने सुना है? आइडिया? किसी को आइडिया नहीं? कुछ भी कुछ तुक्का मार दो यार। हाँ शगुन। सर मुंशी। मुंशी बुलाते थे, हाँ मुंशी बुलाते थे भाई। एक मुंशी करके एक वर्ड होता था, और किसी ने पिक्चरों में भी देखा हो तो उसमें बुलाते थे मुनीम या मुंशी, ऐसे बुलाते थे। हाँ, और वो सारा का सारा बही खाते बोलते थे। बही खाते, अकाउंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बही खाते। तो वो सारे बही खाते बनाता रहता था, सारी चीजें नोट करते रहता था। अब सोचो बेटा,
अगर मैं 20-30 साल पहले की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो मुनीम था वो अपने तरीके से बही खाते बना रहा है ना। अब सोचो किसी और के यहाँ पे जो कोई और बंदा बिजनेस कर रहा है वो अपने तरीके से बही खाते बना रहा है, तो हर कोई अपने अपने तरीके से बनाएगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी ये क्या हो रहा है। और नॉर्मली सोचो, अच्छा मान लो, चलो 30 साल पुराने की बात करता हूँ, 30 साल पुराने पहले अगर मान लो शगुन भी एक मुनीम थी, ठीक है शगुन, इमेजिन कर कि तू 30 साल पहले की बात कर रहे हैं और तू एक मुनीम है वहां पे। अब सोचो भव्या को आया कि मैं भी यही काम करता हूँ, अच्छा काम है यार, तो भव्या अपने आप शुरू हो जाएगा अपने हिसाब से बही खाते बनाने। क्या करेगा भव्या सबसे पहले? अगर तेरे को भी यही काम करना है जो शगुन कर रही है, तो तू क्या करेगा? सोच एक बार, इमेजिन कर कि तू उस पोजीशन में। अगर मैं सबसे पहले वो पूछूंगा कि ये काम कैसे करते हैं। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो क्या करेगा, शगुन से पूछेगा कि शगुन तूने ये कैसे करा है भाई, सिखा दे जरा मेरे को भी। यही होगा कि नहीं होगा भाई? अगर शगुन एक ये चीज करती आ रही है पहले से, और मतलब सिर्फ शगुन नहीं, और भी लोग जो भी कर रहे होंगे शुरू में, जिन्होंने शुरू किया होगा ये, तो ऐसे ही जब कोई और नया बंदा शुरू करेगा तो वो क्या करेगा भाई, जो कर रहे हैं उन्हीं से पूछेगा पहले। हाँ, ये हो सकता है कि वो 100% उनको फॉलो ना करे, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर दे अपने हिसाब से जो उसको और आसान लगे। तो होता क्या है बेटा, कोई भी नई चीज जब शुरुआत होती है ना, तो इसी तरह से होती है कि जो लोग मल्टीपल लोग जो इस चीज को कर रहे हैं, उनमें कुछ तो कॉमन होगा ना। शगुन जो कर रही है, फिर भव्या ने कुछ शुरू किया इसी तरह से अकाउंट्स बनाने, इसी तरह और भी 10-15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, वो कुछ कॉमन चीज तो कुछ कर रहे होंगे ना। तो वो जो कॉमन चीज कर रहे हैं, जो कॉमन बेसिक वो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी जो आम तौर पे फॉलो किए जाते हैं, जब कोई भी मुंशी यानी कोई भी अकाउंटेंट अगर अकाउंट्स बनाता है, तो वो आम तौर पे ये वाले प्रिंसिपल्स फॉलो करता है। ये कहाँ से आए, ये किसने बनाए? ये आप सब लोगों से, यानी कि जो भी अकाउंटेंट्स हैं उन लोगों से ही देख देख करके कि हाँ यार ये कैसे बना रहा है अकाउंट्स, ये कैसे बना रहा है, तू क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। तो ये तो कॉमन प्रिंसिपल है कुछ, ये जो ये एक दो कुछ प्रिंसिपल है जो कॉमन है, जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हमने उठा करके उसको कहा, क्या बोल दिया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हाँ, अगर भव्या कुछ ऐसी चीज कर रहा है जो हर कोई फॉलो नहीं कर रहा, तो हम उसको यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक तरह से आए कहां से, जो आम तौर पे लोग फॉलो कर रहे थे प्रिंसिपल्स अकाउंट्स को बनाने में, हमने उनको गैदर किया, इकट्ठा किया और उसका नाम दे दिया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्लियर? तो समझ में आया मोटा मोटा के नाम कैसे पड़ा। और मजे की चीज देखना, ये पढ़ चुके हो आप, मैं जो आगे कराने वाला हूँ ये सब पढ़ चुके हो, आपको क्या रही है तो हमें आता है। अच्छा, इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते थे, हमें तो पता ही नहीं था। तो देखते हैं जरा क्या चीजें हैं, कुछ चीजें आपको आती होंगी, कुछ चीजें थोड़ी सी नहीं होंगी, देखते हैं क्या है। देखो, जो गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेटा उसको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, जरा यहाँ ध्यान देंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है बेटा। एक का नाम दिया अजम्पशन और दूसरे का नाम दिया है प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसके अंदर टोटल दो चीजें आती हैं, अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स। 3 अजम्पशंस हैं और 11 प्रिंसिपल्स है बेटा। 3 अजम्पशंस और 11 प्रिंसिपल्स। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, पहले तो कोई ये बताओ मुझे, और प्लीज अपना थोड़े थोड़े कैमराज ऑन कर लो बेटा, जो लोग कर सकते हैं प्लीज कर लो। हाँ निशाद बेटा, अजम्पशन का मतलब क्या है, देखिए जरा आप सही बता पाते हो कि जो नहीं। चीजें हम अज्यूम करते हैं कि ये होगा, ऐसा होगा, तो उसको हम assumptions कहते हैं, जो हमें पता नहीं है अजम्पशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अजम्पशन कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना, कई बार वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिसका हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करना मुश्किल हो जाता है। अरे हम तो बचपन से अजम्पशन ही बोलते आ रहे हैं इसको, है क्या होता है, कोई बताओ भाई, अजम्पशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ रजत। सर अंदाजा। अंदाजा। कल्पना। वो नहीं, एक एक करके चलते हैं। रजत, अंदाजा नहीं होता एग्जैक्टली, अंदाजा होता है अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अंदाजा नहीं होगा एग्जैक्टली। अजम्पशन किसने बोला, कल्पना कहां से आया भाई? हाँ ईशा, ईशा ने बोला कल्पना। हाँ कुछ हद तक आई थिंक, हाँ कल्पना वर्ड ठीक ठीक बैठेगा। हमने कल्पना कर ली कि ऐसा है, ठीक है, हमने कल्पना कर ली है कि ऐसा है, यानी हमने मान लिया है, मैं आसान भाषा में बोल रहा हूँ, यानी हमने मान लिया है कि ऐसा है। अब हमें नहीं पता ऐसा है या नहीं है, या ऐसा होगा या नहीं होगा, हमने ये मान लिया है, अज्यूम कर लिया है। समझ आ रही है बात? तो ऐसी 3 चीजें होती हैं जिनको हम मान लेते हैं। अजम्पशन कितनी है टोटल? 3। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं, यानी कुछ चीजें हम मान के चलते हैं।
सोच करके चलते हैं कि ऐसा है, ठीक है। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम सोच करके चलते हैं कि ऐसा होगा, जरा देखते हैं उनको। पहले अजम्पशंस की बात करेंगे, फिर प्रिंसिपल्स पे आएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, अजम्पशंस कौन सी हैं। पहली अजम्पशन है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है बेटा? गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहती है, पहले मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, बाद में यहाँ पे आप लाइन पढ़ लेना जो मैंने अंडरलाइन करी है, जो इंपॉर्टेंट लाइन से मैंने अंडरलाइन की हुई है, तो आप अपने अपने बुक में बाद में कर सकते हो। पहले सिर्फ फोकस करो बेटा समझने पे, ठीक है, या वीडियो देखकर भी बाद में कर सकते हो, पहले सुनो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है बेटा? गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो ये सोच करके या ये अज्यूम करके या ये मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कहाँ तक चलता रहेगा? जहां तक हमारी सोच जाती है, जहां तक हम सोच सकते हैं, यानी कि हम ये मान के चलते कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हम ये नहीं लेके चल रहे कि ये बंद होने वाला है। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो हम ये लेके चलते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब ये अज्यूम ही तो किया है भाई, हम ये अजम्पशन ही तो लेके चल रहे हैं भाई, हम तो ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐसा मानते हैं उस पे आऊंगा अभी, कैसा क्यों मानते हैं। बट पहली अजम्पशन क्या है कि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कहां तक? जहां तक हमारी सोच जाती है। जरा इसमें अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है इट इज अज्यूम्ड that business shall continue for a foreseeable period. Foreseeable का मतलब जहां तक सोच जाती है, ठीक है। business shall continue for a foreseeable period and there is no intention, हमारा कोई इरादा नहीं है किस चीज का, to close the business और टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, यानी हमारा बिजनेस को बंद करने का या बिजनेस को बिल्कुल इतना लेवल पे कम कर देने का कि जो बहुत ज्यादा फर्क हो गया, ठीक है। हमारा कोई इरादा नहीं है बिजनेस को बंद करने का या एकदम से उसको कम कर देने का, कोई इरादा नहीं है। समझ आई बात? इसको क्या कहते हैं? इस असम्पशन को गोइंग कंसर्न असम्पशन। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? क्यों लेते हैं ये असम्पशन? अब इसका लॉजिक समझते हैं। हम ऐसा अज्यूम क्यों करते हैं? हम ऐसा अज्यूम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे आते हैं जहां पर पे अगर ये हम असम्पशन नहीं लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठेगी। जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्या भाई आप ये लेके चलते हो कि आपने कोई भी एसेट खरीदा है वो कितने सालों में जा करके धीरे धीरे करके खत्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने एक गाड़ी ली है 10 लाख रुपए की और मैं ये कह रहा हूँ कि ये गाड़ी 10 साल तक चलेगी, तो मैं हर साल कितना डेप्रिशिएट करूंगा? बताओ शगुन। अगर एक गाड़ी ली है 10 लाख रुपए की और वो 10 साल तक चलने वाली है, तो हर साल मैं कितना डेप्रिशिएट करूंगा? ट्राई करो, मैंने सिखाया नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर एक अमाउंट लेके चलेंगे 10% या 5%। वो 10% 5% एक्चुअली आता कैसे है यही समझ लो, ये समझाया नहीं मैंने अभी। अभी डेप्रिसिएशन का चैप्टर आगे जाके आएगा, बट समझ लो। देखो भाई, हमारी कॉस्ट कितनी है? मैंने अभी बोला 10 लाख, ठीक है, क्लियर। और मेरा इसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ यानी एसेट की लाइफ कितने साल तक चलने वाला है एसेट? मैंने बोला 10 साल तक। तो हर साल मेरे को कितना डेप्रिशिएट करना चाहिए? तो डेप्रिशिएशन का अमाउंट कितना हो जाता है? जो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? कॉस्ट अपॉन में यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो कॉस्ट कितना है बेटा? 10 लाख और यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, यानी हर साल मुझे कितना डेप्रिशिएट करना है? 1 लाख। समझ आ रही है मेरी बात? तो 10 साल तक अगर 1-1 लाख रुपए डेप्रिशिएट करूंगा, 10 साल बाद मेरे उस एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं? समझ आ गया? ठीक है, हाँ जी। देखो, तो यानी आप परसेंटेज में अगर निकालूंगा, जो नॉर्मली तो मैं परसेंटेज में दिया था, वो निकलता कैसे? वो ऐसे निकलता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100, यानी कि 1 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100, यानी कि 10%। तो जो हमें 10%, 20%, 15% ये सब दिया होता है, ये इस तरीके से निकलता है। ये हम आगे जाके डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सीखेंगे। समझ आया शकुन? यानी यहाँ कहीं ना कहीं अगर मैं 10 ये बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में मैं इस एसेट को डेप्रिशिएट करने वाला हूँ, या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि 10% के हिसाब से डेप्रिशिएट करूंगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ना कि अगले 10 साल में बिजनेस करने वाला हूँ। मान के चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? अगर अगले 10 साल बिजनेस करने ही नहीं वाला, तो फिर तो मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा भाई। मैंने तो ये सोचा कि 10 साल में धीरे धीरे करके इसको डेप्रिशिएट करूंगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? इसीलिए हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो पहला अजम्पशन क्या होता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ठीक है।
लॉजिक मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि ये अजम्पशन हम लेते क्यों है। अच्छा, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि बिजनेस कभी एक्चुअली बंद नहीं होगा, नहीं एक्चुअली तो बंद होगा, या हमारी इंटेंशन कभी बंद करने की नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो अजम्पशन का मतलब ये हुआ, अब ध्यान से सुनना सारे लोग, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अजम्पशन का मतलब ये है कि हम तो ये मान के चलेंगे, कभी भी किसी के भी अकाउंट बनाएंगे देखेंगे ना, मान लो आप टाटा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाते हो, बुक्स उठाते हो, जर्नल लेजर ये सब उठाते हो, देख रहे हो, नजर मार रहे हो, तो आप तो नॉर्मली क्या अज्यूम करके चलोगे कि टाटा ने भी ये अजम्पशन ले रखी है। समझ में आ रहा है? यानी टाटा का बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। लेकिन अगर अदरवाइज यानी कि टाटा अगर एक्चुअली अगले साल अपना बिजनेस बंद करने वाला है, तो ऐसा हो तो सकता है ना, ये थोड़ी ना कि भाई कभी बिजनेस बंद ही नहीं होगा, या हमारी इंटेंशन नहीं होगी बंद करने की या उसको स्केल डाउन करने की। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में टाटा को अपनी बुक्स में ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मेरी इंटेंशन है मैं अगले साल ये क्या बोलते हैं अपना बिजनेस बंद करने वाला हूं या स्केल डाउन करने वाला हूं। यानी जब भी आप किसी की बुक्स देखते हो तो ये अजम्पशन ऑटोमेटिकली मान ली जाती है कि ये तो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा चलता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम ये मान के चलेंगे। लेकिन अगर ये अजम्पशन वैलिड नहीं है, यानी कि अगर ये अजम्पशन आपके केस में ट्रू नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन है बंद करने की बिजनेस या स्केल डाउन करने की, तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप लिखो उस अकाउंट्स में, नोट करो, नोट्स में लिखो कि हाँ भाई हमारी इंटेंशन है कि हम ये बिजनेस बंद करने वाले हैं या फिर इसका स्केल डाउन करने वाले हैं। समझ आई बात? लॉजिक समझ आया अजम्पशन का? ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आसान तरीके से कोशिश करते हैं समझने की। जैसे अगर मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, जो जैसे नॉर्मली मैं आपको होमवर्क देता हूं, और जब मैं होमवर्क डिस्कस करता हूं तो मैं नॉर्मली मान के चलता हूं कि आप सारे लोग होमवर्क करके आए होंगे। आप समझ में आएगा ना जल्दी से? तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सारे लोग होमवर्क करके आए होंगे, और जो होमवर्क करके नहीं आया होगा वो खुद शराफत से मुझे बता देगा कि सर मैंने होमवर्क नहीं किया है या मैंने ये पूरा नहीं किया है इस रीजन से। समझ आई बात? क्लियर? तो अजम्पशन का बेसिक नेचर ही यही है। जो हम ये 3 अजम्पशंस की बात कर रहे हैं, ये तीनों चीजें हम सारे बिजनेसेस में मान के चलते हैं। जब भी अकाउंट्स बना रहे होते हैं या जब भी किसी के अकाउंट्स देख रहे होते हैं, तो हम ये अजम्पशंस मान करके चल रहे होंगे। अगर ये अजम्पशन ट्रू नहीं है किसी भी बिजनेस के केस में, तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो मेंशन करे कि ये मेरे केस में अजम्पशन ट्रू नहीं है। समझ आई बात? किसी को डाउट? रजत आपका हैंड रेज्ड है बेटा, हैंड्स डाउन कर लो, और किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज मुझे थम्स अप करके बताओ। तो पहली अजम्पशन आपकी है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, जो कि कहती है कि बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कहां तक? जहां तक हमारी सोच जाती है वहां तक, यानी हमारे हिसाब से तो चलते रहेगा। अगर आपका अदरवाइज है तो आप बताओ। दूसरी अजम्पशन क्या है? कंसिस्टेंसी अजम्पशन। यानी कि कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहती है कि आप जो भी प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हो, वो आप हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे। यानी जो भी रूल आपने एक बार ले लिया, अब हर साल सेम रूल को फॉलो करोगे, रूल को चेंज नहीं करोगे बार बार। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल लेते हैं। डेप्रिसिएशन में आप आगे जाके पढ़ोगे, 2 मेथड्स होते हैं, 2 तरीके से डेप्रिसिएशन निकल सकता है। देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है कौन कौन से मेथड लिखे हुए हैं बेटा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है? 2 तरीके से ऐसे डेप्रिसिएशन निकल सकता है। तो आप ये कौन सा मेथड फॉलो करें? तो हर बिजनेस के पास ये ऑप्शन होता है, कोई सा भी मेथड वो फॉलो कर सकते हैं। दोनों मेथड करेक्ट हैं, दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट है, लेकिन करेक्ट दोनों, ऐसा नहीं है कि करेक्ट नहीं। तो हो सकता है ईशा बिजनेस कर रही हो वो फॉलो करे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हो सकता है मैं बिजनेस कर रहा हूं मैं फॉलो करूं स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर ईशा ने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी WDV मेथड फॉलो किया है, तो फिर ईशा की जिम्मेवारी है कि वो हर साल वही मेथड फॉलो करे, WDV। ऐसे नहीं अरे यार मन किया आज WDV, चलो अगले साल स्ट्रेट लाइन, फिर मन किया फिर WDV फिर स्ट्रेट लाइन, एक मजाक थोड़ी ना चल रहा भाई। ठीक है? तो यानी कि आपने जो एक बार प्रिंसिपल या एक बार जो भी आपने रूल फॉलो किया है, आप कंसिस्टेंटली हर साल वही रूल फॉलो करोगे, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अब अगर ईशा ने किसी भी रीजन से अपना रूल चेंज किया, तो फिर ईशा की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं बनती कि वो बताए? इसीलिए इसको अजम्पशन कहते हैं कि हम ये मान करके चलते हैं। लेकिन अगर आपके केस में ये ट्रू नहीं है, अगर ये अजम्पशन ट्रू नहीं है, देन यू हैव टू टेल अस बाय गिविंग अ नोट। तो अगर आप मान लो WDV फॉलो कर रहे थे, तो क्या आप कभी स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ सकते? नहीं आ सकते, पर ऐसे बार बार चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है स्ट्रेट लाइन पे आने के लिए, तो आप वो रीजन बताओ और बताओ कि मैं आज से गोइंग फॉरवर्ड WDV की जगह स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करूंगी।
ठीक है। तो अगर आपने ये कंसिस्टेंसी की अजम्पशन ब्रेक करी है तो इट इज योर ड्यूटी टू मेंशन इट इन योर अकाउंट्स कि भाई हम ये कंसिस्टेंसी की अजम्पशन इस पर्टिकुलर रूल के लिए ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला कंसिस्टेंसी का अजम्पशन वैलिड नहीं है, ठीक है। अदरवाइज हम जिसके भी वो देखेंगे बुक्स, हम तो क्या मान के चलेंगे, जो वो रूल उसने ईयर 1 में शुरू किया था, हम मान के चलेंगे कि हर साल वो सेम रूल फॉलो कर रहा होगा। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी अजम्पशन। अब तीसरी अजम्पशन क्या आती है भाई? तीसरी अजम्पशन आती है अक्रूवल। तीसरी अजम्पशन क्या है? अक्रूवल अजम्पशन। अब भला ये क्या चीज है? तो जरा इसको समझते हैं। अगर आप समझो, आपने नोटिस किया हो तो हम जो अभी सीख रहे हैं, हम अक्रूवल मेथड ही सीख रहे हैं। अक्रूवल मेथड क्या कहता है कि हमें जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करने हैं वो कैश बेसिस पे नहीं करने, हमें अक्रूवल बेसिस पे करने हैं। यानी दो तरह से, दो बेसिस होते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दो है। आगे जाके चैप्टर आएगा पूरा ये, आप देखो आगे जाके एक चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर, चेक करो इंडेक्स में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है क्या नहीं है, चेक करो। मिला? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करके आपका कौन सा चैप्टर है बेटा? इससे अगला ही है ना, चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यानी ये चीज अभी सीखेंगे हम, बट मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग दो मेथड से, दो तरीके से करी जा सकती है। एक तो वो अलग था, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अलग था, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम में भी दो बेसिक है, दो बेसिस है, दो तरीके हैं अकाउंटिंग करने के। क्या क्या? एक अक्रूवल और एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस तो बहुत सिंपल है। कैश बेसिस क्या कहता है? हम मान के चलेंगे जितने पैसे आ गए वो सारा हमारा इनकम, और जितने पैसे हमने पे किए वो सारा हमारा खर्चा, ठीक है। कैश बेसिस तो ये बोलता है जितने पैसे आए वो सारी इनकम, और जितने पैसे हमने पे किया वो सारा खर्चा। इसमें फर्क क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समझते हैं जरा। किसी एक जने को मैं लेना चाहूंगा बेटा अपने साथ डिस्कशन में। ओके निशा, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं 3 साल का एग्जांपल ले लेते हैं, ईयर एंडिंग, ये ईयर एंडिंग लिख रहा हूं बेटा मैं, ईयर एंडिंग 2019, 2020 एंड 2021। 3 सालों का एग्जांपल हो गया बेटा। ईयर एंडिंग 2019 मतलब 2018-19, यानी 1 अप्रैल 18 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2019 को खत्म हुआ, ठीक है। अब मान के चलते हैं बेटा, रेंट, हमें रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो रेंट रिसीव, मान के चलो 10,000 रुपए पर महीने का रेंट मिलना था। तो 2019 में कितना रेंट हो गया बेटा? 10,000 पर मंथ। 2019 का रेंट बताओ बेटा कितना हो गया निशा? सर 1,20,000। 1,20,000 भाई 12 महीनों का रेंट हो गया 1,20,000, और मैं मान के चल रहा हूँ सारा पूरा हर महीने का रेंट हमें मिल गया। अब आते 2020 पे। 2020 में मान के चलो जो मार्च के महीने का रेंट था वो अभी तक नहीं मिला है, तो आपको कितना रेंट मिला होगा निशा? 1,10,000। 1,10,000 भाई, आखिरी महीने का रेंट नहीं मिला तो 11 महीने का रेंट तो मिला है। हर महीने का 10,000 था तो 11 महीने का 1,10 हो गया। तो मार्च के महीने का अभी नहीं मिला। मार्च के महीने का कब मिला? मान के चलते हैं अगले साल में, यानी कि अप्रैल 2020 में, यानी नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में टोटल कितना मिला होगा? नेक्स्ट ईयर के 12 महीने का प्लस पिछले साल का 1 महीने का जो रह गया था वो मिला होगा, यानी 1,30,000। समझ आ रही है बात? 30,000। गाइस समझ में आ रही है? एग्जाम्पल पहले बताओ आप लोगों को समझ आया? मैंने एग्जाम्पल लिया है 2019 में आपको पूरे 12 महीने का रेंट मिला, 2020 में 1 महीने का रेंट नहीं मिला जो कि अगले साल मिला है, तो अगले साल आपको कितना मिला? 1,30,000। क्लियर है सबको ये? चलो Yes. आगे। ओके, अब अगर मैं ये लिखना चाहूं कि मेरा रेंट बनता कितना था, रेंट ड्यू कितना था बेटा, तो मेरा 2019 में तो पूरा 1,20,000 ही ड्यू था। 2020 में कितना था? यहाँ भी 1,20,000 ही ड्यू था। भी मिलना कितना चाहिए था? 1,20। और 2021 में कितना मिलना चाहिए था? 2021 में भी 1,20,000 ही मिलना चाहिए था। हर महीने 10,000 के हिसाब से ही है ना बेटा? समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगा, यानी कि मैं बोलूंगा मेरे 2019 में कितनी इनकम है, कितना रेवेन्यू है? 1,20,000। जितना मिला उतना रेवेन्यू, मैं ये मान के चल रहा हूँ। कैश बेसिस क्या कहता है कि आपको जितना मिला वो सारा का सारा रेवेन्यू, और जो पे किया वो खर्चा। 2020 में क्या मानूंगा? मेरा कितना रेवेन्यू? 1,10,000।
मिला कितना 1,10 तो मैं मान के चलूंगा मेरा इस साल कितना रेवेन्यू हुआ 1,10,000। इसी तरह से 2021 में क्या मान के चलूंगा कि मेरा कितना रेवेन्यू है 1,30,000। तो कैश बेसिस क्या कहता है कि हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, सिंपल सा देख रहे हैं कितने पैसे आए कितने पैसे गए। क्लियर, समझ आ रहा है। और अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, ये अक्रूवल बेसिस है बेटा। अक्रूवल बेसिस कहता है नहीं भैया कैश नहीं देख रहे कितना आ रहा है कितना जा रहा है, हम एक्चुअली देखेंगे कितना अर्न किया। वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, कितना अर्न किया। 2019 में कितना मिलना चाहिए था 1,20,000, 2020 में कितना मिलना चाहिए था 1,20,000, 2021 में कितना मिलना चाहिए था 1,20,000। तो हम तीनों सालों में कितना लेंगे रेवेन्यू 1,20,000, चाहे हमारे पास उस समय उतने पैसे आए चाहे नहीं आए। क्लियर, तो इसको कहते हैं अक्रूवल बेसिस। समझ में आया फर्क दोनों में। अब कौन सा बेसिस बेटर है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। आप अगर ध्यान से देखो, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा होता तो क्या लग रहा होता, पहले मेरा रेंट था 1,20, फिर मेरा रेंट कम हो गया। अगर कोई भी पढ़ेगा जिसको नहीं पता कि 1 महीने का रेंट अभी नहीं मिला, वो तो क्या सोचेगा, अरे 2020 में तेरा किराया कम कर दिया क्या तेरे किराएदार तेरे मकान मालिक ने, पिछले साल तो 1,20,000 पे किया था, इस साल तूने 1,10 दिखाया हुआ खर्चा, तो यानी तेरा किराया कम हो गया क्या। समझ आ रही है मेरी बात। और फिर अगले साल देखेगा 2021 में तो क्या कहेगा, अरे तेरा किराया बढ़ा दिया दोबारा से, और वो भी सीधा 20,000 से। कोई भी बंदा ऐसे देखेगा तो वो तो यही समझेगा कि नहीं समझेगा। तो दिस इज नॉट अ करेक्ट प्रॉपर वे ऑफ, दिस इज नॉट अ बेटर वे ऑफ अकाउंटिंग। बेटर वे कौन सा है, अक्रूवल, जिसमें आपका करेक्ट पिक्चर दिखाई देता है कि हर साल हमारा तो किराया कितना था 1,20 1,20 1,20। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है गाइस। तो अक्रूवल बेसिस बेटर होता है एज कंपेयर टू कैश बेसिस। और इसीलिए जब हम आपको सिखा रहे हैं ना अभी अकाउंटिंग, आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कौन सा सीख रहे हो, अक्रूवल बेसिस सीख रहे हो, कैश बेसिस नहीं सीख रहे हो। कैसे, जो आप 4 एंट्रियां नहीं करते थे, 4 एंट्रियां वो अक्रूवल बेसिस की ही होती हैं। कौन सी, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जो एक्सपेंस ड्यू हो गए अभी तक पे नहीं हुए हैं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और चौथी कौन सी होती थी, अक्रूड इनकम। जो एक्सपेंस की 2 एंट्रीज और जो आप 2 एंट्रीज इनकम की करते थे इसमें, इस तरीके से वो कौन से होते थे बेटा, ये सारी की सारी एंट्री किस केस में करते हैं, जब आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हो तभी तो करते हो। अब जैसे अगर मान लो मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूँ, तो जो मेरे को 10,000 यहाँ पे नहीं मिला है, तो मैं इसकी अक्रूड इनकम की एंट्री करूंगा ना, वो कहाँ करूंगा, वो मैं अक्रूवल बेसिस में ही करूंगा। अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे को वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली अभी कौन सा सीख रहे हो, अक्रूवल बेसिस। समझ आया, ठीक है। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में भी 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, 2 तरीके से आप अकाउंटिंग कर सकते हो। एक तरीका होता है कैश बेसिस, यानी आप ये मान के चलो जितने पैसे आए वो सारी उस साल की इनकम, और जितने पैसे आपने पे करे वो सारे उस साल के खर्चे, ठीक है। लेकिन इससे बेटर तरीका कौन सा होता है, अक्रूवल बेसिस, जिसमें हम एक्चुअली देखते हैं कितना हमने अर्न किया और कितना हमने स्पेंड किया, ठीक है। कैश फ्लो पे हम फोकस नहीं करते कि पैसे कितने आए कितने गए। हो सकता है कम आए हो सकता है ज्यादा आए हो सकता है कम पे किए हो सकता है ज्यादा पे किए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी परीक्षा पूछो बेटा, क्या डाउट है। सर इसमें तो लोन कैसे होगा, दोबारा बोलो बेटा। कैश बेसिस में। हाँ आपकी आवाज कट रही है बेटा। लोन कह रहे हो क्या, लोन का क्या कह रहे हो, सर लोन रिसीव। लोन रिसीव्ड बेटा, वो तो दोनों केसेस में आपका कंसीडर हो रहा है, और वो इनकम और एक्सपेंस नहीं हुआ ना। हम तो इनकम और एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि कैश बेसिस और अक्रूवल, वो तो क्या लायबिलिटी है लोन अगर रिसीव हो रहा है तो। लोन अगर आपने रिसीव किया तो आप क्या एंट्री करते हो बेटा, कैश टू लोन। वो तो दोनों केसेस में आपका सेम हो रहा है, ठीक है। वहां फर्क नहीं आएगा। फर्क कहाँ आता है, जहां हम रेवेन्यू और जहां पे हम एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, कि हम इस साल का कितना रेवेन्यू माने और इस साल के कितने एक्सपेंस माने। तो अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, जितना इस साल रिसीव हुआ वो इस साल का रेवेन्यू, चाहे वो किसी भी साल को बिलोंग कर सकता हो सकता है पिछले साल का मुझे इस साल कुछ मिल रहा हो सकता है अगले साल का एडवांस मिल गया हो। अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मैं तो ये सारी चीजें इसी साल की इनकम मान लूंगा, इसी साल का रेवेन्यू मान लूंगा। लेकिन अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो मैं कहूंगा ना 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 ना, अगर इसमें से पिछले साल का कुछ रिलेट करता है तो उसे हटा दो, इसमें से अगर अगले साल का कुछ रिलेट करता है तो उसे हटा दो। हमें सिर्फ क्या कंसीडर करना है, इस साल का कितना रेवेन्यू बनता है, ठीक है। क्लियर हुआ गाइस। तो ये 2 आपके अलग अलग बेसिस हैं, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। अब यहाँ पे भैया कौन सा अजम्पशन है, देखो अजम्पशन क्या है कि हम मान के चलते हैं, मैंने अभी बताया ना कि अक्रूवल बेसिस में आपका रिजल्ट बेटर होता है, आपको करेक्ट रिजल्ट मिलता है, आपकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है प्रॉफिट्स की। तो इसका मतलब 99% हर कोई क्या फॉलो कर रहा होगा, अक्रूवल।
तो इसीलिए ये एक अजम्पशन होती है, जब भी हम किसी के भी अकाउंट देखते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे होगे, अक्रूवल। लेकिन क्या मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, आप कर सकते हो, आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हो। अगर आप कर रहे हो तो फिर अब आपकी जिम्मेवारी क्या है कि आप मेंशन करोगे कि हमने जो बुक्स बनाई है वो कैश बेसिस पे बनाई। समझ आई मेरी बात? तो यानी ये 3 अजम्पशंस हैं जो हम नॉर्मली मान करके चलते हैं कि आप कभी भी किसी की भी बुक्स देखोगे या बनाओगे तो हम ये मान के चलेंगे, पहला कि यानी बिजनेस गोइंग कंसर्न बेसिस पे चल रहा है, यानी चलता रहेगा, अभी बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। दूसरा, कंसिस्टेंसी, यानी आप जो भी आपने प्रिंसिपल फॉलो किया वो हर साल कंसिस्टेंटली सेम प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे होगे। तीसरा, आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होगे, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नोट कर रहे हो। अगर इन तीनों में से कोई भी आपकी अजम्पशन आपके केस में वैलिड नहीं है तो आपकी जिम्मेवारी क्या है कि आप नोट लिखो अकाउंट्स में कि भाई हमारी ये अजम्पशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इसीलिए इसको अजम्पशन कहते हैं कि हम ये मान करके चलते हैं कि ये है, अगर ये वैलिड नहीं है आपके केस में तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंशन अबाउट इट। चले आगे, अजम्पशन क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। निशाद बेटा अपना हैंड्स डाउन कर लो, आपका हैंड्स अप हो रखा है, कोई डाउट है आपका? नहीं, ओके। चलो भाई, अब आते हैं प्रिंसिपल्स पे। तो जरा देखिए पहला प्रिंसिपल क्या है। अरे मजेदार, ये तो करा हुआ है हमने, क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये जो पहली क्लास में सीखा था ये वही कहता है, क्या कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं और हमें बुक्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ले भाई, मतलब ये तो हमने हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था ये प्रिंसिपल, क्योंकि इसके बिना हम अकाउंट्स नहीं बना सकते। तो ये अब समझ में आया प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? कि ये बेसिक रूल्स हैं जिसके बेसिस पे आप अकाउंट्स बना रहे हो। ठीक है, ये बेसिक रूल्स है बेटा जिसके बेसिस पे आप अकाउंट्स बना रहे हो। तो पहला क्या हो गया? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, एक ही मतलब है। मतलब क्या है? देखो जरा पढ़ो क्या लिखा है। बिजनेस इज कंसीडर टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आई बात? क्लियर? एक बार ऊपर भी पढ़ लेते हैं। सॉरी, ऊपर वाला मैंने पढ़ के नहीं दिखाया आपको, समझा तो दिया था, जरा ऊपर वाला पढ़ के बता देता हूँ। देखो कह रहा है अकॉर्डिंग टू अक्रूवल अजम्पशन, क्या कह रहा है? ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, ठीक है, एंड नॉट व्हेन इट इज सेटल्ड या सेटलमेंट टेक प्लेस। सेटलमेंट का मतलब होता है कैश कब आ रहा है जा रहा है, सेटलमेंट का मतलब ये है। ठीक है, और इससे बेटर वर्ड और क्या यूज किया? देखो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हो, कब आप रेवेन्यू मान के चलते हो? व्हेन इट इज रियलाइज्ड। वर्ड क्या है रेवेन्यू के साथ? रियलाइज्ड। ठीक है, मैंने हाईलाइट किया हुआ। और एक्सपेंसेस के लिए साथ में क्या है? इन दी अकाउंटिंग